Good morning, students. Myself Ajay Pandey. Today I will teach you the chapter number 10th. The name of the chapter is The Flowering of the Regional Culture. This is the 10th chapter from your SST history book. So be ready. तो प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपकी एसएसटी का जो चैप्टर नंबर 10 है हिस्ट्री का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नाम है चैप्टर का द फ्लावरिंग ऑफ द रीजनल कल्चर, यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों का फलना और फूलना, यानी समृद्ध होना। फ्लावरिंग मतलब जब कोई चीज़ विकसित होती है, फलती फूलती है, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द मिडिवल पीरियड वॉज पीरियड ऑफ फ्लावरिंग ऑफ वेरियस रीजनल कल्चर्स इन इंडिया, यानी मध्यकाल का जो समय था भारत में, उसमें बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियों का फैलाव हुआ, विकास हुआ, फली फूली, समृद्ध हुई। द कल्चर ऑफ पर्सियन, अरब्स एंड टर्क्स हु केम टू इंडिया इन 12th सेंचुरी इंटरमिंगल्ड विद द एग्जिस्टिंग इंडियन कल्चर, यानी 12वीं शताब्दी में जो पर्सिया की कल्चर थी और जो अरब की कल्चर थी, साथ साथ जो तुर्की की कल्चर थी, वह भारतीय कल्चर के साथ क्या हो गई, इंटरमिंगल हो गई, यानी कि उसी में मिल गई। तो भारतीय कल्चर में 3 कल्चर और मिल गई। ये कल्चर थी पर्सिया की, अरब की और टर्की की। उस समय जो भारत की कल्चर थी उसमें मिल गई। ईच रीजन एडॉप्टेड सम एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर ऑफ पर्सिया एंड टर्क्स इन द लोकल ट्रेडिशन। तो कहीं कहीं पर लोगों ने पर्सिया की कुछ कल्चर थी उसको अपना लिया, और कहीं पर तुर्कों की जो कल्चर थी, उनकी संस्कृति सभ्यता थी, उसको हमने अपना लिया। द भक्ति मूवमेंट आल्सो लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज लाइक बंगाली, मराठी एंड हिंदी। तो भक्ति मूवमेंट, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, भक्ति मूवमेंट के कारण कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी उदय हुआ, जैसे कि बंगाली, मराठी और हिंदी। इसमें से आपको केवल इतना लिखना है कि भक्ति मूवमेंट के समय जो नई भाषाएं बनी, वे भाषाएं थी बंगाली, मराठी और हिंदी। और भी भाषाएं थी, इसको दिमाग में बैठाए रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी भाषाएं और साहित्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। उस समय भारत में उच्च शिक्षा का मतलब होता था जिसको संस्कृत का ज्ञान है, इसका मतलब वह ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब उस समय यानी 12वीं शताब्दी की जब बात करें तो उस समय संस्कृत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इट वॉज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया अंटिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बनने तक ही आपने पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने के पहले भारत में जो राज दरबारों में भाषा बोली जाती थी, वह भाषा संस्कृत हुआ करती थी। लेकिन तुर्कों के, अरबों के आने के बाद वह भाषा उर्दू बन गई, यानी कि अरबी बन गई। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इससे पहले भारत में जो सबसे ऊंची भाषा थी, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वह भाषा आपकी संस्कृत थी। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑन अ सब्जेक्ट लाइक रिलीजन, फिलोसफी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री एंड प्लेज वर कमेंट्रीज रिटन इन संस्कृत। उस समय जो कुछ भी लिखा जाता था, चाहे वो धर्म पर लिखा गया हो, चाहे वह दर्शन पर लिखा गया हो, चाहे कानून पर लिखा गया हो, चाहे भविष्यवाणी, जो कि जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी, उस पर लिखा गया हो, चाहे कविता की बात कर लें, चाहे नाटकों की बात कर लें, सभी संस्कृत में ही लिखे जाते थे। यानी हिंदी में नहीं लिखा जाता था, उस समय संस्कृत लिखा जाता था, क्योंकि संस्कृत उस समय सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। दीज राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स। और ये संस्कृत के जो लेखक थे, इनको राजाओं के द्वारा पैट्रोनाइज यानी संरक्षण दिया जाता था। यानी राजा लोग ऐसे लोगों को जिनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, इनको अपने दरबार में रखते थे। इम्पोर्टेंट संस्कृत वर्क्स, उसमें जो संस्कृत में काम हुए उनको यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर नाम लिखा है बुक का, ये आपको लिखना है, और किसने लिखा और उसके बारे में है क्या, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला है राज तरंगिणी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राज तरंगिणी। इसको लिखा था कलहड़ ने, इसका ऐसे नाम लिखे क अध ल ह और ये जो है ये राइटर का नाम है। और इस राज तरंगिणी में लिखा क्या है, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको अपनी बुक में लिखना है कि संस्कृत में जो लिटरेचर था वो क्या था। तो पहला जो आपका है वह है राज तरंगिणी, इसको लिखा है कलहड़ ने, और इसमें कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा इसमें जो लिखा है उसमें लिखा है कथा सरित सागर। ये ऐसे लिखना है आपको, कथा, हिंदी में कथा सरित सागर।
आपको बता दें कि जो ये यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जब नौकरी के लिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको मास्टर बनना है, टीचर बनना है, लेखपाल बनना है, दरोगा बनना है, आरओ एआरओ बनना है, पीसीएस बनना है, आईएएस बनना, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बुक दी गई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इतिहास के पोर्शन से और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथा सरित सागर, जैसा कि मैंने लिखा है, इसको लिखा है सोमदेव ने, इनको लिखे हैं सोमदेव ने। इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ 22,000 श्लोक, इसमें 22,000 श्लोक हैं। कथा सरित सागर में 22,000 संस्कृत के श्लोक हैं। तीसरा है गीता गोविंद, यानी गीत गोविंद, इसको आप कह सकते हैं गीत गोविंद, गीता गोविंद नहीं है, गीत गोविंद है। और गीत गोविंद को लिखा किसने, जयदेव ने। इसमें क्या है, लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, इसमें भगवान कृष्ण और राधा की जीवनी के बारे में लिखा गया है, यानी भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के बारे में गीत गोविंद में लिखा है। बहरहाल क्वेश्चन पूछा जाता है गीत गोविंद की रचना किसने की, तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया है। अगला है विक्रम देव चरित, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चारों पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विक्रम देव चरित, इनको लिखा है विल्हड़ा ने, विल्हड़ा यानी कल्हड़ के भाई लगते हैं ये, बिल्हड़। और इसमें क्या लिखा है, बायोग्राफी ऑफ विक्रमादित्य, इसमें विक्रमादित्य के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो ये चारों पुस्तकें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहले हमने राजा तरंगिणी की बात की, उसके बाद ये कथा सरित सागर, गीत गोविंद और विक्रम देवचरित, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी संस्कृत में लिखी गई हैं। इनके लेखकों के नाम यहाँ लिखे गए हैं, साथ ही साथ इसमें उनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं वो भी लिखे गए हैं। तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पर्सिया की, यानी पर्सियन कल्चर के बारे में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ही सल्तनत, यानी दिल्ही सल्तनत के शासन के दौरान, द टर्क इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन इन इंडिया एंड मेड इट द कोर्ट लैंग्वेज। जब दिल्ही सल्तनत आया उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ये सब जब सुल्तान बनने लगे तो इन्होंने अपने कोर्ट की भाषा संस्कृत को हटाकर क्या कर दिया, पर्सियन को अपने दरबार की भाषा बना लिया। अब देखिए पहला बदलाव, गुलामी का जो पहला लक्षण होता है, यदि आपको किसी के देश को गुलाम बनाना है तो उसकी भाषा को, उसकी कल्चर को, उसके रहन सहन, उसके खान पान को आप बर्बाद कर दीजिए, वो देश आपका गुलाम बन जाएगा। यहीं से शुरुआत होती है भारत की गुलामी की। तो ये जो दिल्ही सल्तनत के सुल्तान थे, इन्होंने जो कोर्ट था, दरबार था राजाओं का, वहाँ पर इन्होंने संस्कृत को हटाकर पर्सियन को भाषा बना दी, यानी दरबार की भाषा अब क्या हो गई, पर्सियन हो गई। एंड मेड इट देयर कोर्ट लैंग्वेज। द तुर्क रूलर्स डिड नॉट गिव पैट्रोनेज टू दोज हु रोट इन संस्कृत। इसके बाद जो तुर्क शासक थे, इन्होंने अपने दरबार में उन लोगों को हटाना शुरू किया जो संस्कृत के विद्वान थे या जो संस्कृत में लिखते थे। उनको अब दरबारों में कोई जगह नहीं मिलती थी। अब दरबारों में उन लोगों को जगह मिलती थी जिनको पर्सियन भाषा आती थी, यानी पर्सियन कल्चर से वे परिचित थे, क्योंकि अब राजा भी पर्सियन हो गए थे। द यूज ऑफ संस्कृत वाज नाउ कन्फर्म टू रिलीजियस सेरेमनीज ओनली। अब संस्कृत भाषा का जो प्रयोग होता था वह केवल धार्मिक कार्यों में होने लगा था, यानी जो हिंदू आबादी थी वह जब अपने घर पर कोई धार्मिक क्रियाकलाप करती थी तब केवल संस्कृत वहीं बोला जाता था। मैनी लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन पर्सियन, और पर्सियन में भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, उनके बारे में ये चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है वह है अमीर खुसरो का, द पोएम ऑफ अमीर खुसरो इन पर्सियन। अमीर खुसरो ने जो लिखा वो पर्सियन में लिखा है और आर संग इवन टुडे एज कव्वाली बाय सूफी सिंगर्स। और जो इन्होंने लिखा है, यानी अमीर खुसरो ने जो लिखा है, उसको सूफी संतों के द्वारा कव्वाली के रूप में गाया जाता है। मैंने सूफी संतों के बारे में आपको बता चुका हूँ, और सूफी संत को मैंने बताया थे संगीत के बहुत बड़े दीवाने होते हैं। तो ये गाते हैं क्या, कव्वाली। कव्वाली आपने सुना भी होगा। तो ये जो अमीर खुसरो था, इसने पर्सियन भाषा में कव्वाली तमाम लिखे हैं जो आज भी गाए जाते हैं। ही आल्सो क्रिएटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ कंपोजिशन नोन एज गज़ल। और इसी अमीर खुसरो ने एक संगीत का एक नया रूप निकाला था। वह जो नया रूप था संगीत का उसको कहते हैं गज़ल, यानी संगीत का जो नया रूप इसने निकाला अमीर खुसरो ने उसको कहते हैं गज़ल। शायद गज़ल भी आप सुनते होंगे, जैसे कि गज़ल के क्षेत्र में आप नाम सुने होंगे गुलाम अली साहब का और चंदन दास का। ये दोनों बहुत जाने माने गज़ल के गायक हैं। तो गज़ल जो एक नई विधा थी संगीत की, उसको भी अमीर खुसरो ने बनाया। अब तीसरी बात हम करेंगे बरनी की। बरनी के बारे में हम ऑलरेडी दिल्ही सल्तनत में पढ़ चुके हैं, यहाँ साहित्य को लेकर पढ़ेंगे। बरनी द हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का था है। एंड वो इसने क्या लिखा, तारीख ए फिरोज शाही। इसकी चर्चा हम
आपके पहले चैप्टर में ही कर चुके हैं। एसएसटी की जो हिस्ट्री की बुक है, पोर्शन है, उसमें जो पहला चैप्टर है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की बात हुई है, उसमें भी बर्नी की बात हुई है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने लिखा था तारीख़ फ़िरोज़शाही। तो ये आपको लिखना है, हालांकि आप पहले इसको लिख चुके हैं, एक बार दोबारा लिख लीजिएगा। और जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं, जो बॉक्स में बनाया है यहाँ पर मीर खुसरो का, ये भी आपको लिखना है। और न्यू कंपोजिशन जिसे गज़ल के रूप में कहते हैं, ये भी आपको लिखना है। और बर्नी वाला तो लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन इन पर्शियन। अब मुगल काल के दौरान भी जितने भी जीवनी लिखी गई या आत्मकथाएँ लिखी गई, वह भी पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखी गई। यानी मुगल के समय भी जो भाषा थी वह पर्शियन थी। अबुल फजल, अब एक नाम है, यहाँ से आपको लिखना है। अबुल फजल रोट आइन ए अकबरी, यानी आइन ए अकबरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आइन ए अकबरी। इसके बारे में भी आप मुगल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आइन ए अकबरी। जब हम लोग पढ़े थे मुगल काल, उस समय हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो अबुल फजल ने एक बायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है आइन ए अकबरी। और इसी की दूसरी पुस्तक है, इसका नाम है अकबरनामा। तो ये दो पुस्तकें अबुल फजल की हैं। तो आप कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ आप राइटर लिखिएगा, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं लिखिएगा। तो अबुल फजल की दो रचनाएं हैं, आइन अकबरी और अकबरनामा, द बायोग्राफी ऑफ अकबर। और इन दोनों में अकबर के जीवन के बारे में बताया गया है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे पॉइंट। हालांकि ये सब आप पहले ही मुगल पीरियड वाले जो चैप्टर है उसमें आप लिख चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा यहाँ लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सम संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अब संस्कृत के जो कुछ साहित्य लिखे थे उनको पर्शियन में अनुवाद करके लिखा गया, यानी संस्कृत में पहले लिखे गए थे, उनका पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, यानी मुगल और दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो कौन कौन से अनुवाद किए गए उसको देख लेते हैं। रामायण का अनुवाद किया गया, ये जो रामायण है आपका, इसका अनुवाद किया गया। और इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद किया बदायूं ने। बदायूनी इनका नाम है, ऐसे लिखना है आपको। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इनका नाम है बदायूनी, ये के ऊपर बिंदी रहेगा। बदायूनी ने रामायण का क्या किया? ट्रांसलेशन किया, बदायूनी के द्वारा हुआ। और महाभारत का अनुवाद, महाभारत का भी अनुवाद किया गया, किसके द्वारा? अबुल फजल, और अबुल फजल का भाई है फैजी। ये दोनों मिलकर महाभारत का अनुवाद करते हैं, ये दोनों मिलकर महाभारत का अनुवाद किए हैं। और राज तरंगड़ी, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की, इसका अनुवाद किया है शाह महमूद सबद ने, शाह महमूद सबद ने। तो ये यहाँ से आपको ये लिखना है कि किस राइटर की कौन सी रचना है और किसने किसका अनुवाद किया। यहाँ साफ साफ सब लिखा है, आपको इनको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो ये रही बात अनुवाद की। अब यहाँ देखते हैं तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी रचना है, ये रिटन बाय जहांगीर, इसको जहांगीर ने लिखा है। तो ये भी आपको लिखना है। तुजुक ए जहांगीरी पर्शियन भाषा में लिखी गई है और लिखने वाले कौन है? जहांगीर। एंड पादशाहनामा, पादशाहनामा रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, इसको लिखे हैं अब्दुल हमीद लाहौरी और पुस्तक का नाम ये है। तो दोनों पुस्तकों और उनके लेखकों का नाम यहाँ से भी आपको लिख लेना है अपने नोटबुक पर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ, और ये शाहजहाँ के समय में लिखी गई, जब शाहजहाँ सम्राट था तब ये पुस्तक, ये जो नीचे वाली है जिसको मैंने सर्किल में किया, ये पुस्तक शाहजहाँ के समय लिखी गई, यानी जब शाहजहाँ सम्राट बना भारत का उस समय लिखा गया। और इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क इन पर्शियन, ऊपर जितने भी मैंने रचना की सब पर्शियन भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं दारा शिकोह की। दारा शिकोह ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन। जो दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का भाई था जिसे औरंगजेब ने मार दिया, तो दारा शिकोह ने भगवद गीता का और उपनिषद का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया। यानी जो हमारे उपनिषद हैं और जो भगवद गीता है संस्कृत में है, इसका अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा पर्शियन भाषा में किया गया। और आल्सो कंपाइल इन पर्शियन, यानी पर्शियन भाषा में इनका अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया। अब मुझे लगता है कि पर्शियन में जितनी रचनाएं हैं वो आप जान चुके हैं। आगे चलते हैं। इसमें अब दिया है मिर्ज़ा गालिब के बारे में, देख लेते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। तो मिर्ज़ा गालिब ड्यूरिंग द रेन ऑफ लेटर मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड इज
known even today for his poetry in Persian। ये जो मिर्ज़ा गालिब हैं बहुत मशहूर हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम बहुत ही मशहूर है। ये जो हैं इनके समय में थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड के समय में थे। और मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आज भी हमारे भारत में बहुत इज्जत सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि इनकी शायरी बहुत मशहूर है। इन्होंने पर्शियन भाषा में शायरी लिखे हैं। पर्शियन लैंग्वेज हेल्प इंडियन डेवलप कल्चरल कॉन्टैक्ट विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया। और जब भारत में पर्शियन भाषा में किताबें लिखी जाने लगी तो भारत के लोगों का जो संबंध था वह ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों से भी हो गया। यानी पर्शियन लैंग्वेज के जब भारत में प्रचार प्रसार हुआ तो इसके कारण भारत का जो संबंध था वह ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों से हो गया। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। द कॉमन पीपल स्पोक हिंदी विच evolved from various dialects such as Braj and Awadhi, मैथिली, भोजपुरी एंड खड़ी बोली है। ये लिखा है खड़ी बोली। यानी जो हिंदी है उसका जो विकास हुआ वह कई भाषाओं के मिलने से हुआ। जैसे कि हिंदी में ब्रज भाषा भी है, हिंदी में अवधी भी है, हिंदी में मैथिली भी है, भोजपुरी भी है और खड़ी बोली है। इन सभी भाषाओं के मिलने से जो हम आज की हिंदी बोलते हैं उस हिंदी का निर्माण हुआ। द कोड पोएट्स ऑफ द राजपूत किंग रोट सेकुलर लिटरेचर इन हिंदी। राजपूत राजाओं के दरबार में जो साहित्यकार रहते थे वे हिंदी में लिखते थे। मोस्ट फेमस इज पृथ्वीराज रासो। और हिंदी में जो लिखी गई है उसमें सबसे प्रमुख है पृथ्वीराज रासो। इसको आपको लिखना है, पृथ्वीराज रासो रिटन बाई चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। डिस्क्राइबिंग द हीरोइज्म एंड अचीवमेंट ऑफ द लास्ट राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में इसी पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है, जिसे लिखा है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने ही लिखा था कि शायद मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि 60 फीट 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये चंद्रबरदाई ने लिखा था इसी पृथ्वीराज रासो में। अब इसमें दिया गया डू यू नो कि आप जानते हैं, तो इसमें दिया है राजपूत रूलर चेरिश द आइडिया ऑफ द हीरो हु फॉट वैलेंटली ऑफ्टन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस डिफीट। 10 minstrels recited poems and songs telling stories about Rajput heroes. In this way, they preserved the memories of heroes. These poems and songs were expected to inspire others to follow their example. इसमें दिया है कि राजपूत राजाओं ने एक वीरता की भावना को अपने जीवन में जिया और ये वीरतापूर्वक लड़कर शहीद होने में ज़्यादा विश्वास करते थे, न कि पीठ दिखाकर भागने में। यानी यदि युद्ध का मैदान चल रहा हो तो राजपूत राजा अपना सर कटाने में विश्वास करते थे, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं थे। और उसमें इनके जो प्रशिक्षित मिनिस्टर्स थे वे वीरतापूर्वक कविताओं को गायन करते थे ताकि सैनिकों में जोश आवे और वीरता वाले गाने भी चलते थे। इससे राजपूतों में जोश बढ़ता था और वे युद्ध के मैदान में बहुत ही वीरता से लड़ा करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अब्दुल रहीम खान खाना, पॉपुलरली नोन एज रहीम। और ये रहीम के हैं, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन शॉर्टकट में इनको हम रहीम कहते हैं। और एक किस्म कहाँ रहते थे, इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में रहते थे। वाज एन एकम्पलिश्ड पोएट, और बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कवि थे। हिज फेमस फॉर हिज दोहास और कपलेट, इन्हें इनके दोहों के लिए जाना जाता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम कहा जाता है, अकबर के दरबार में रहते थे और ये कवि थे। इनके दोहे हैं बहुत मशहूर हैं। अब ये दोहा आपने सुना होगा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है। यानी इस जो दोहा है इनका, इसमें कहा गया है कि आप जब भी कुछ बोलें तो ऐसा मीठा बोलें कि ये इससे दूसरों को सुख तो मिले ही मिले, आप भी इससे आनंद उठाएं। यानी जब भी आप किसी से बात करिए तो आपकी वाणी में ऐसी मिठास हो कि उससे आप भी खुश होइए और जो सामने वाला है जिससे आप बात कर रहे हैं वह भी सुनकर प्रसन्न हो, यानी खुश हो जाए। तो ये जो पोयम है ऊपर जिसको मैंने बताया, इसको लिखे हैं अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम ने, और कहाँ रहते थे, अकबर के कोर्ट में।
आगे बढ़ते हैं। भक्ति सेंट कबीरदास इज फेमस फॉर हिज दोहा। इसी तरह कबीरदास भी दोहों के लिए, अपने दोहों के लिए मशहूर हैं। मीराबाई द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स इन हिंदी। मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रेम में भी अपने गानों को हिंदी में ही लिखा है, जिनके बारे में हम इसके पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा तुलसीदास रोट रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन यहाँ फिर से लिखना है आपको। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, अकबर के समय में थे। यहाँ से आपको रटना क्या है कि तुलसीदास किसके पीरियड में थे? अकबर के समय, जब भारत में अकबर का शासन था, उसी समय तुलसीदास भी थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर सूरदास रोट पोएम्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ब्रज भाषा में ये जो सूरदास हैं, इन्होंने भी भगवान कृष्ण के प्रशंसा में लिखे हैं। पिछले चैप्टर में आप जान चुके हैं सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, किन किन भाषा में की है। तो तुलसीदास अवधी भाषा में लिखते थे और सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे, और इनकी रचनाएं हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अकबर के समय में ही तुलसीदास और सूरदास ने अपनी रचनाओं को लिखा। हिज पोएम्स आर कंपाइल्ड इन सूरसागर। सूरदास की जो कविताएं हैं वो किस में शामिल हैं? सूरसागर में। तो सूरदास की सारी कविताएं सूरसागर में हैं। अगली रचना है पद्मावत। ये रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत, डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी ऑफ चित्तौड़। और इस पुस्तक में पद्मावत में जो चित्तौड़ की महारानी हैं, जिनका नाम है पद्मिनी, बताया जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत महिला थी। तो उन्हीं पद्मिनी के बारे में इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इस सेट टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क इन अवधी। और इसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। इसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। देखिए, यह है पर्शियन, यानी मलिक मोहम्मद जायसी पर्शिया भाषा के थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी रचना लिखी पद्मावत, वह अवधी भाषा में लिखी। बताया जाता है कि बहुत कुरूप थे। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये बहुत कुरूप थे। आगे बढ़ते हैं, उर्दू की बात कर लेते हैं। द सल्तनत पीरियड सॉ द राइज ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उर्दू जो है ये सल्तनत भाषा में इसका विकास हुआ, और ख़ासकर अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना उस समय उर्दू का विकास हुआ। दिस न्यू लैंग्वेज इमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन पर्शियन एंड हिंदी टू फॉर्म ए सिंपल लैंग्वेज फॉर बोथ द तुर्क्स एंड द इंडियंस। अब आप जानिए कि उर्दू बना कैसे। उर्दू में एक है भारतीय भाषा, यानी इसको इंडियन भाषा, और दूसरी पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज जब ये दो भाषाएं मिल गईं तब जाके बना उर्दू। यानी उर्दू दो भाषाओं के मिलने से बनी है। पहला कौन? पहला भारतीय भाषा और दूसरा पर्शियन लैंग्वेज है। यानी पर्शियन भाषा और भारतीय भाषाओं के मिलने से उर्दू भाषा का विकास हुआ। इस उर्दू भाषा का विकास इसलिए किया गया ताकि जो पर्शियन यानी मुसलमान हमारे यहाँ शासक थे और जो भारतीय थे, दोनों की भाषाएं पहले अलग अलग थी। वहाँ जो शासक थे वो पर्शियन भाषा बोलते थे, भारतीय अपनी भाषा बोलते थे, तो इससे दिक्कत होती थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने एक नई भाषा का ईजाद किया जिसे उर्दू कहा गया। और ये उर्दू भाषा भारतीय भी बोलते थे और जो शासक थे उस समय वह भी बोलते थे, यानी तुर्क शासक भी बोलते थे और भारतीय लोग भी बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। उर्दू इज ए टर्किश वर्ड मीनिंग कैंप। उर्दू क्या है? एक तुर्की शब्द है। उर्दू जो शब्द है ये तुर्की शब्द है, इसका मतलब होता है कैंप। तो आप जानते होंगे कैंप का मतलब क्या है। अगर नहीं जानते होंगे तो पूछिएगा, मैं इसको बताऊंगा, लेकिन कुछ काम आप भी करिए। कैंप की मीनिंग आपको ढूंढना है और क्या होता है उर्दू का मतलब हिंदी में, ये भी आपको याद करके रखना है। फिलहाल उर्दू इज ए टर्किश वर्ड मीनिंग कैंप। सिंस इट वाज यूज्ड बाय द सोल्जर्स टू टॉक विद ईच अदर इन द आर्मी कैंप्स, दिस न्यू लैंग्वेज केम टू बी नोन एज कैंप लैंग्वेज और उर्दू। क्योंकि ये जो भाषा थी उर्दू, ये सैनिकों के कैंप में बात करते थे। सैनिक जो अपनी बात करते थे कैंपों में, यानी कि सैनिकों का कैंप लगा होता, आप जानते होंगे तंबू लगा के रहते हैं सैनिक। तो इन तंबुओं में जो सैनिक बात करते थे वो उर्दू भाषा में करते थे। किस में? उर्दू भाषा में करते थे। इसीलिए उर्दू को कैंप लैंग्वेज भी कहा गया, यानी कैंप लैंग्वेज या उर्दू। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हिच लैंग्वेज इज नोन एज कैंप लैंग्वेज, देन योर आंसर वुड बी उर्दू, यानी उर्दू को ही कैंप लैंग्वेज कहा जाता है। इट सोन बिकेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया। और धीरे धीरे उत्तर भारत में यह सबसे ज़्यादा
बोली जाने वाली भाषा बन गई। अमीर खुसरो एंड मिर्जा गालिब प्रोड्यूस रिच पोएट्री इन उर्दू एज वेल। और ये दो नाम जो हैं, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब, इन्होंने उर्दू में बहुत सारी कविताएं लिखी। तो इन दोनों लोगों ने उर्दू को बहुत अधिक आगे बढ़ाया। अब यहाँ डू यू नो फैक्ट को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ डू यू नो में जो फैक्ट लिखा है पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। Regional culture grew around religious traditions. The best example of this is the worship of Jagannath, a name for Vishnu, at Puri, Odisha. Even today, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. यानी रीजनल कल्चर, जो क्षेत्रीय संस्कृति, ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपराओं के साथ साथ नई नई संस्कृतियाँ जो कि क्षेत्रीय संस्कृति, उनका उदय हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द वर्शिप ऑफ जगन्नाथ, यानी इसी समय भगवान जगन्नाथ की पूजा की जो परंपरा है शुरू हो गई। अब जगन्नाथ किसको कहते हैं? जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक नाम है। भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? पुरी यानी उड़ीसा। तो पुरी हिंदी में से लिखेंगे पुरी, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये भी आपको नोट करना अपनी नोटबुक में। कोई आपसे पूछ सकता है कि पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान विष्णु की पूजा बहुत धूमधाम पूरे भारत, आजकल तो इसका और भी प्रचलन बढ़ गया है। तो भगवान जगन्नाथ की पूजा यहाँ बड़े स्तर पर की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, उसी तरह उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। अब यहाँ देखते हैं रीजनल लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं? पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, असमीज, सिंधी एंड ओडिया वर द अमंग द अदर लैंग्वेज दैट इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी इस समय उत्तर भारत में जो और भाषाएं उभर के आई, उन भाषाओं में इन भाषाओं का नाम आप जोड़ सकते हैं। ये भाषाएं भी उत्तर भारत में पनप गई जब भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल चल रहा था। इवन बिफोर द अराइवल ऑफ टूरिस्ट दिस लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन द रीजनल किंगडम्स। द पुराणास and the two epics Ramayana and Mahabharata were translated in some of these regional language। यदि तुर्क शासकों के आने से पहले, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से पहले, मोहम्मद गोरी के आने से पहले भी ये जो भाषाएं थी ये बोली जाती थी, क्योंकि इन भाषाओं में अनुवाद हुआ था किसका? रामायण का। यानी रामायण का अनुवाद इन भाषाओं में हो चुका था पहले से। पंजाबी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, असमी, सिंधी, उड़िया, इन सभी भाषाओं में रामायण का जो है अनुवाद हो चुका था। इसके अलावा हमारे यहाँ जानते हैं कुछ पुराण है, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? पुराण। तो पुराणों का भी अनुवाद इन रीजनल लैंग्वेज में हो चुका था और ये बोली जाती थी, लेकिन तुर्कों के आने के बाद इनका और अधिक विकास हुआ। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाबी की। द राइटिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ सिख गुरुज इन पंजाबी हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज। यानी जो पंजाबी गुरु होते हैं, सिख धर्म के गुरु होते हैं, जैसे गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, ये जो सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा थी, इन सिखों की में गुरुओं की परंपरा की वजह से ये जो पंजाबी भाषा है इसका विकास हुआ। अब आगे लिखा है कि सुखमणि रिटन बाय गुरु अर्जुन देव, ये भी आपको लिखना है। सुखमणि किसके द्वारा लिखा गया? अर्जुन देव। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मिस्टिक पोएम्स ऑफ मेडिवल पीरियड। यानी मध्यकालीन भारत में लिखा गया सिख भाषा में, पंजाबी भाषा में ये जो सुखमणि है इसका बहुत महत्व है, आपको लिखना है। आपको केवल इतना लिखना है सुखमणि रिटन बाय गुरु अर्जुन देव। और किस पीरियड में लिखा गया? मेडिवल पीरियड में लिखा गया, यानी मुगलों के समय में लिखा गया। सेवरल फोक सॉन्ग्स, यानी लोकगीत, फोक सॉन्ग को कहते हैं लोकगीत, एंड फोक टेल्स यानी लोक कहानियाँ कंपोज्ड इन पंजाबी सच एज हीर रांझा। अब आप नाम सुने होंगे, हीर रांझा की कहानियाँ भी इसी समय लिखी गई। फिर सोनी महिवाल, यहाँ देखिए लिखा है सोनी महिवाल। इन सभी नामों से सभी बच्चे परिचित होंगे। सोनी महिवाल की भी कहानियाँ इसी समय लिखी गई। ये क्या है? ये फोक टेल्स यानी लोक कहानियाँ हैं। एंड शेरी फरहाद की भी कहानियाँ देखिए पंजाबी में लिखी गई हैं। ये सारी कहानियाँ मेडिवल पीरियड में पंजाबी भाषा में लिखी गई हैं। एंड हेल्प्ड इन स्प्रिट ऑफ द लैंग्वेज एंड मेड इट पॉपुलर। और ये सभी क्या की? इस पंजाबी भाषा को बढ़ाने में मदद की और लोकप्रिय हो गई। तो यहाँ से तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी। बढ़ते हैं अब बंगाली भाषा की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी यानी दीदी के क्षेत्र की। तो इसमें लिखा है
early बंगाली लिटरेचर मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स, यानी शुरू में बंगाली भाषा में बंगाली साहित्य जो था उसमें संस्कृत के ही किताबों का महत्व था। वर्क्स एंड कंपोजिशन ऑफ भक्ति सेंट पॉपुलराइज्ड यूज ऑफ बंगाली, लेकिन जब भक्ति आंदोलन देश में चला उस समय बंगाली भाषा का उदय हुआ। डिवोशनल सॉन्ग ऑफ चैतन्य और स्टिल पॉपुलर, और जो हमने बात की थी चैतन्य प्रभु की, जो भगवान कृष्ण की पूजा में दीवाने हो गए थे, उनके समय में बंगाली भाषा का विकास हुआ। किंग नादिर शाह इन 14th सेंचुरी एडी वॉज ए पैट्रन ऑफ बंगाली लिटरेचर, और जो नादिर शाह था ये बंगाली भाषा को इसने बढ़ावा देने में भूमिका अदा की। वैसे नादिर शाह एक बहुत ही क्रूर शासक था, भारत में इसने लाखों लोगों को मार दिया था। फिलहाल यहाँ आपकी बुक में लिखा है कि इस नादिर शाह ने बंगाली भाषा को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब यहाँ मोर अबाउट में देख लेते हैं क्या लिखा है। बंगाल इज ए रिवर प्लेन एंड राइस एंड फिश और प्रोड्यूस्ड हियर इन प्लेंटी, यानी बंगाल जो है नदी के द्वारा बनाया गया एक मैदान क्षेत्र है, यानी नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है। आप जानते हैं बंगाल में ही जो गंगा नदी है जाके बढ़ जाती हैं, जैसे गंगा नदी यहाँ से निकलती है ऐसे ऐसे जाती हैं बंगाल में, तो बंगाल में जाके ये बढ़ जाती हैं, एक चली जाती हैं बांग्लादेश में, एक हुगली के रूप में, यानी पद्मा के नाम से जाती हैं बांग्लादेश में और हुगली के नाम से बंगाल में चली जाती हैं। तो ये गंगा नदी का जो क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र के बीच में बंगाल है, यानी रिवर प्लेन है। यहाँ पर राइस यानी कि चावल और फिश इनका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। सो फिश प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट रोल इन देयर लाइफ, यानी इनके जीवन में मछली का बड़ा महत्व है। हर बंगाली परिवार में मछली सब्जी के रूप में पर्याप्त रूप में बनती है, क्योंकि वहाँ मछली बहुत पर्याप्त पाई जाती है, क्योंकि वो नदी का इलाका है। बंगाली लिटरेचर हैज सेवरल रेफरेंस ऑफ टू राइस एंड फिश, बंगाली साहित्य में भी ये मछली भात का बड़ा महत्व है, कई बार उनका जिक्र आया है। इवन टेराकोटा प्लेक्यूज ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स डिपिक्ट scenes of fish being caught or dressed and taken to the मार्केट्स इन बास्केट, वहाँ पर मछली मारकर बाज़ारों में लेकर बेचते हैं, और मंदिरों पर भी वहाँ पर मछली की आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं मराठी की, यानी महाराष्ट्र की भाषा की। द बहमनी सुल्तान डेवलप्ड मराठी एज ए रीजनल लैंग्वेज, भारत में एक शासक आया था, उस शासक का जो वंश था उसका वंश था बहमनी। तो इस बहमनी वंश के जितने राजा हुए उन्होंने मराठी भाषा को बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई। दे यूज्ड मराठी एज कोर्ट लैंग्वेज, ये बहमनी शासकों ने अपने दरबार में मराठी भाषा को अपनाया। डिवोशनल सॉन्ग्स रिटन बाय भक्ति सेंट नामदेव एंड तुकाराम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मराठी लैंग्वेज। भगवद गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मराठी बाय सेंट जनेश्वर, और जब भक्ति मूवमेंट चला यानी भक्ति आंदोलन चला देश में, तो उस समय जो दो लोग थे जिनका नाम आप पहले पढ़ चुके हैं, नामदेव और तुकाराम, इन्होंने मराठी भाषा में अपनी कविताओं गीतों को लिखकर मराठी भाषा को बढ़ाने में योगदान दिया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र के संतों की बात की थी उसमें एक संत आपने पढ़ा था जनेश्वर का, जिन्होंने भगवद गीता का अनुवाद किया था। तो इन जनेश्वर ने भगवद गीता का अनुवाद मराठी भाषा में किया था, इससे भी मराठी भाषा के विकास में सहयोग मिला, मदद मिली। अब यहाँ देख लेते हैं मराठी रीजनल लैंग्वेज इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में जो क्षेत्रीय भाषाएं निकली उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ एंड मलयालम और द रीजनल लैंग्वेज इन साउथ इंडिया। भारत अब दक्षिण भारत में जो रीजनल लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषाएं उनको बारे में बताया गया। तो यहाँ कौन कौन सी भाषा हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं हैं। ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम और द साउथ इंडियाज रीजनल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तमिल की। क्या लिखा है देख लेते हैं। तमिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, तमिल जो है भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, एंशिएंट तमिल हैड नो ट्रेस ऑफ संस्कृत। दूसरी भाषाओं की बात करें भारत की तो उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत का महत्व है, लेकिन तमिल एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत का बिल्कुल भी योगदान नहीं रहा है। वही बात यहाँ लिखी गई है, यानी तमिल पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन तमिल भाषा में आप संस्कृत का एक भी अंश नहीं पाएंगे। अलवर्स नयनार्स ऑन द भक्ति सेंट ऑफ तमिलनाडु रोट डिवोशनल सॉन्ग फॉर विष्णु एंड शिवा। पिछले वीडियो में हमने आपको बात की थी अलवर की और नयनार्स की। ये 2 सेंट जो दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट के समय आए थे, इनकी बात हम कर चुके हैं। और जो तमिलनाडु के भक्त थे, इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग
भगवान विष्णु की प्रशंसा में लिखा और भगवान शिव के ये जो डिवोशनल सॉन्ग लिखे गए ये तमिल भाषा में लिखे गए। और लिखने वाले कौन थे? अलवर थे, नैनार थे, और जो दक्षिण भारत के जो दूसरे भक्ति मूवमेंट के उसमें संत हुए, साधु हुए, उन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा में तमिल भाषा में अपने गीतों और अपनी कविताओं को लिखा है। ये हम पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बता चुके हैं, उन्हीं बातों को यहाँ दोबारा बताया जा रहा है। चोलाज वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ तमिल पोएट्री, और जो चोल राजा थे, यहाँ देखिए लिखा है चोल राजा, ये तमिल में कविता लिखने वालों को अपने दरबार में संरक्षण देते थे, यानी उनको नौकरी पर रखते थे, उनका जीविकोपार्जन के थे, उनको दरबार में अपने मनोरंजन के लिए कविताएं लिखवाते थे, उनको सुनते थे और उनको कुछ पैसे भी देते थे। तो जो चोल शासक थे ये तमिल पोएट्री लिखने वाले लोगों को अपने दरबार में रखते थे। दे पैट्रोनाइज तमिल पोएट्स सच एज कंबन हु रोट तमिल वर्जन ऑफ रामायण। ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है। चोल शासक थे, इन्होंने अपने दरबार में एक कवि थे जिनका नाम है कंबन। देखिए हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे कम-ब-न। एक कंबन ने जो हमारे यहाँ रामायण होती है उस रामायण को इन्होंने तमिल में लिखा था, यानी इन्होंने तमिल रामायण लिखा। क्या लिखा? तमिल रामायण। और एक कंबन को अपने दरबार में किसने जगह दी? चोल शासकों ने दिया। तो आपको यहाँ से इतना लिखना है कि तमिल रामायण की रचना किसने की? तो कंबन ने की। और कंबन को संरक्षण किसने दिया? चोल शासकों ने दिया। ये आपको लिखना है। अब बात कर लेते हैं तेलुगु की। तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर रीच्ड ग्रेट हाइट्स ड्यूरिंग द विजयनगर रूलर, यानी भारत में जब विजयनगर साम्राज्य बना तो इसके दो शासक थे। इसके दो शासकों में कौन कौन आते हैं? एक आते हैं हरिहर और दूसरे आते हैं बुक्का। इन दो लोगों ने विजयनगर साम्राज्य बनाया था। तो इनके ही शासनकाल में तेलुगु भाषा का विकास हुआ। और यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम है कृष्णदेवराय। आप इस नाम से परिचित होंगे। बहुत सारी कहानियाँ आपने कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ी होंगी। द फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। और जो कृष्णदेवराय थे ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे और कवि भी थे। और ये कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के थे? विजयनगर साम्राज्य के थे, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो कृष्णदेवराय ने इस तेलुगु भाषा के बढ़ाने में योगदान दिया। ही रोट द पोएम अमुक्ता मलयादा। अब इनकी जो कविता है वह क्या है? अमुक्ता मलयादा। ये पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखा है, यानी ये किसकी पुस्तक है? कृष्णदेवराय की। ही हैड अष्टादिग्गास, ये भी इनकी पुस्तक का ही नाम है। यानी कृष्णदेवराय की जो दो पुस्तकें हैं वो यहाँ बोल्ड में लिखी गई हैं। इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा ए नोटेड स्कॉलर एंड जेस्टर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे और लेखक भी थे। ए नोटेड स्कॉलर एंड जेस्टर तेनाली रामकृष्ण लिव्ड इन हिज कोर्ट टिक्काना एंड नन्या ट्रांसलेटेड महाभारत इन तेलुगु। अब इनके समय में जो महत्वपूर्ण काम हुआ उसको देख लेते हैं। यानी कृष्णदेव राय के दरबार में जो सबसे बड़ी शख्सियत रहते थे उनका नाम आपको बता दें, क्योंकि इनकी बहुत सारी कहानियाँ और इनकी चतुराई की कहानियाँ आप पढ़ चुके हैं। उनका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम कृष्णा पूरा नाम है, हालांकि आप इनको तेनालीराम के रूप में जानते हैं। तो तेनालीराम की कहानियों से आप परिचित होंगे। तेनालीराम की कहानियाँ, मार्केट में इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं तेनालीराम के नाम से। और ये खासकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निश्चित अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि नैतिक कहानियाँ हैं। बौद्धिक विकास के लिए तेनालीराम की जो कहानियाँ हैं वह हर बच्चे के लिए आवश्यक हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स से कहकर तेनालीराम की कहानियों की किताब अवश्य मंगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बौद्धिक विकास होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती थी। तो तेनालीराम इसी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और तेनालीराम ने खुद दो पुस्तकें लिखी हैं। वो दो पुस्तकें यहाँ पर लिखी हैं, एक है नन्याया और दूसरा है टिकन्ना। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ये तेनालीराम की पुस्तकें हैं। और तो जो टिकन्ना और नयन्ना हैं, ये जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ये
इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। अब बात कर लेते हैं कन्नड़ की। द कन्नड़ लिटरेचर वॉज enriched by the literary contribution of पंपा, पूना एंड रन्ना। अब ये 3 नाम दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि जो कन्नड़ साहित्य है यानी कन्नड़ लिटरेचर है, इसको समृद्ध किया गया, इनरिच किया गया माने उसको बढ़ावा दिया गया, उसको समृद्ध किया गया। और किसके द्वारा? ये 3 नाम आप नोट कर लेंगे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। तो ये 3 आदमियों के नाम हैं और इन 3 आदमियों ने इस कन्नड़ भाषा का या कन्नड़ लिटरेचर का खूब बढ़ावा दिया, इसको डेवलप किया और इसको पॉपुलराइज यानी लोकप्रिय बनाया। आल्सो नोन एज द 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। इन तीनों को क्या कहा जाता है कि कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न। तो ये भी आपको लिखना है कि हु इज नोन एज द 3 ज्वेल्स ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर। तो यू कैन आंसर दैट दीज 3 ज्वेल्स वर पंपा, पुन्ना एंड रन्ना ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर। तो इसको आपको लिखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला लैंग्वेज आपका दिया गया मलयालम। मलयालम के बारे में पढ़ते हैं। मलयालम वॉज द लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया अराउंड प्रेजेंट डे केरला। यानी मलयालम एक ऐसी भाषा है जो एक ऐसे क्षेत्र में बोली जाती है जिसे आजकल हम केरला के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं केरला भारत का एक स्टेट है। पुराने समय में जो केरला था वहीं पर इस मलयालम भाषा को बोला जाता था। द चेरा रूलर्स हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे, यानी जो यहाँ केरल में राज करते थे शासक, उनका जो वंश था वो था चेर वंश। चेर वंश के शासक ही इस केरला पर शासन करते थे। केरला पैट्रोनाइज मलयालम, और केरला में ही इस मलयालम भाषा को संरक्षण मिला। द यूज ऑफ मलयालम स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। यानी मलयालम भाषा शुरू में कहीं बोली गई तो केरल में ही बोली गई और इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है। आगे बढ़ते हैं। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मलयालम वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत एंड वॉज इन द फॉर्म ऑफ ballads which were passed on orally from one generation to another। अब इसके पहले हमने जो पढ़ा था तमिल में, तो हमने कहा था तमिल में संस्कृत का कोई लक्षण नहीं मिलता, लेकिन मलयालम में संस्कृत का लक्षण मिलता है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। और शुरू में इस मलयालम को किस नाम से जाना जाता था? बल्लाद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बल्लाड्स के नाम से जाना जाता था इस मलयालम लैंग्वेज को। द अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम वाज द रामचरितम इन अराउंड 12th सेंचुरी। और मलयालम की जो पहली रचना है वह 12वीं शताब्दी में लिखी गई और उस रचना का नाम क्या है? रामचरितम, यानी राम के चरित्र के बारे में लिखा गया। आप देख रहे हैं राम जी का कितना बड़ा प्रभाव है कि हर भाषा में राम जी का नाम आपको मिल जा रहा है। यहाँ तक कि जो विदेशी भाषा हैं पर्शियन और अरबी, उसमें भी राम के नाम की पहुंच हो गई है। तो केरला यानी मलयालम जो केरला में बोली जाती थी, मलयालम की जो पहली रचना है वह 12वीं शताब्दी में लिखी गई और उस रचना का नाम है रामचरितम। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोज स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। और जो टेम्पल थिएटर केरला के हैं विच इज ट्रेस्ड दिस पीरियड बोरोज स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत, इसमें जो कहानियाँ हैं उसमें संस्कृत की ग्रंथों से कहानियाँ लेकर इसमें शामिल की गई हैं। यानी केरला में जो टेम्पल थिएटर है यानी मंदिरों का जो वहाँ थिएटर होता है, नाटक होता है, उसमें संस्कृत के ग्रंथों से बहुत सारी कहानियों को दिखाया जाता है या उनका जिक्र है। ए 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लिता तिलकम ग्रामर एंड पोएटिक्स वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। लिटरेरी डायमंड्स एंड कोरल्स रेफरिंग टू 2 लैंग्वेज संस्कृत एंड मलयालम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनल लिटरेचर ए वैल्यूएबल सोर्स। तो इस पॉइंट से हमको पढ़ना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आज ही ये वीडियो आपको मिल जाए।
इसका जो हिंदी में इसको जो कहेंगे, रीजनल माने होता है क्षेत्रीय, लिटरेचर माने साहित्य, एवैल्यूएबल माने अमूल्य, सोर्स माने स्रोत। जो रीजनल लिटरेचर है वो क्या है, एक अमूल्य स्रोत है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।